previous lecture, as we discussed the master chart for the computation of the capital gain, जिसमें हमारे पास फर्स्ट स्टेप था फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, सेकंड स्टेप था वी हैव टू डिडक्ट एक्सपेंडिचर इनकर होली एंड एक्सक्लूसिवली इन कनेक्शन विद सच ट्रांसफर, और अगर मेरे पास शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है तो मैं इसमें से कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट लेस करूंगा, और अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है तो मैं इसमें से इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट लेस करूंगा। और उसके बाद जो एग्जम्पशंस हैं वो ये सेक्शन 54, 54D, 54G, 54GA शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों के लिए है, लेकिन 54, 54EC, EEF और 54GB जो है वो सिर्फ लॉन्ग टर्म के लिए है, शॉर्ट टर्म के लिए नहीं है। ये मैंने फिर आपसे डिफरेंसेस बताए थे कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन डिडक्ट करते हैं और कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट, और ये एग्जम्पशंस हैं। लॉन्ग टर्म के लिए जो है वो इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट लेस करते हैं, और उसमें से ये वाले जो हैं वो हमारे एग्जम्पशंस होती हैं। तो चलिए आज हम बात करेंगे फर्स्ट स्टेप से, दैट इज ए फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, और हमारा जो न्यूमेरिकल होगा वो ये स्टेप्स हम फॉलो करेंगे, तो इसके लिए हमें थ्योरी पढ़ना जरूरी है। सो नाउ द फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। ये फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन को मैंने थोड़ा डिटेल में डिस्कस किया है। अगर मान लीजिए कि आप ट्रांसफर में क्या कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, तो इन केस क्योंकि सारे वर्ड जो हैं वो ट्रांसफर से रिलेटेड ही हैं, सेल इज द पार्ट ऑफ ट्रांसफर, एक्सचेंज इज द पार्ट ऑफ ट्रांसफर, इस तरह से कन्वर्शन ऑफ कैपिटल एसेट पार्ट ऑफ द ट्रांसफर। तो अगर आप सेल करते हैं तो उस केस में फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन मींस सेल प्राइस, एक्चुअली रिसीव्ड और रिसीवेबल, ध्यान रखिएगा। और यहां जो सबसे इंपॉर्टेंट नोट है वो क्या है, एडिक्वेसी ऑफ द कंसिडरेशन और मार्केट वैल्यू ऑफ द कैपिटल एसेट इज नॉट कंसीडर्ड। व्हाट डज इट मीन? देखिए, अगर सपोज कीजिए कि आपके पास 1 लाख रुपए का घर है, ठीक है, आपने क्या किया, किसी को 50 रुपए में बेच दिया, ठीक है। अगर 50 रुपए में बेच दिया तो ये 50 रुपए आपका फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन हो गया। लेकिन आप ये नहीं बोल सकते कि देखो जी आपने 1 लाख रुपए का घर 50 रुपए में बेच दिया, तो आपने नहीं देखना कि कंसिडरेशन एडिक्वेट है या नहीं है। मार्केट कैपिटल एसेट की मार्केट वैल्यू इज नॉट कंसीडर्ड इन केस ऑफ सेल, ठीक है। बस क्या होना चाहिए, कंसीडरेशन होना चाहिए, और कंसीडरेशन में क्या होना चाहिए, सेलिंग प्राइस होना चाहिए। सेलिंग प्राइस मैंने बताया ना आपको कि 1 लाख की अगर 1 रुपए में बिक जाए ना तो भी क्या है, कंसीडरेशन है, लेकिन ये सेलिंग प्राइस है। सेलिंग प्राइस है तो 1 रुपीज विल बी टेकन हियर एज द फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। गॉट द पॉइंट? सो दिस इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट। उसके बाद है कि सेल ऑफ प्रॉपर्टी, सेल में ही सेल ऑफ प्रॉपर्टी इनहेरिटेड और एक्वायर्ड बाय एसएससी सब्जेक्ट टू मॉर्टगेज। अब आपने क्या किया कि ऐसी प्रॉपर्टी जिसमें आपको पुश्तों से मिली है, पिछली जनरेशन से जो है वो इनहेरिट की है, सब्जेक्ट टू मॉर्टगेज, और वो गिरवी रखी गई थी। अगर वो गिरवी रखी गई थी तो उस केस में व्हाट वुड बी द फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन? तो देखिए, अगर ऐसा होगा तो उस केस में आपने द कंसिडरेशन ऑफ द सेल वुड बी नेट सेल प्रोसीड्स आफ्टर डिडक्शन ऑफ द मॉर्टगेज अमाउंट। अब मान लो कि आपके पास जो एसेट है वो आपने 5 लाख रुपए में बेच दी। अब 5 लाख रुपए आप बोलेंगे फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, लेकिन उसके अगेंस्ट जो मॉर्टगेज अमाउंट है, वो जो गिरवी रखी गई है, वो मान लो 2 लाख रुपए से है, तो आपने 2 लाख रुपए का अमाउंट में से लेस करना, और ये जो 3 लाख रुपए है, 3 लाख रुपीज वुड बी टेकन हियर एज द नेट सेल प्रोसीड। तो ये ध्यान आपने किसमें रखना है, मॉर्टगेज के केस में। ओके, उसके बाद आ जाइए आप एक्सचेंज के केस में। अब अगर हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था कि एक्सचेंज क्या चीज होती है। तो इन केस ऑफ द एक्सचेंज, कंसिडरेशन फॉर ट्रांसफर इज इन काइंड, एज फॉर इंस्टांस, अब मैं आपसे एक्सचेंज ऑफ द कैपिटल एसेट पार्टली इन कैश एंड पार्टली इन काइंड। तो अब जैसे मान लीजिए अगर तो आपने काइंड में की है तो जो भी उसकी फेयर मार्केट वैल्यू होगी दैट विल बी टेकन हियर एज फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। कौन सी डेट को? ऑन द डेट ऑफ एक्सचेंज। दैट ऑन द डेट ऑफ एक्सचेंज वट एवर वुड बी द फेयर मार्केट वैल्यू वुड बी टेकन हियर एज फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। अब लेकिन यहां पे, अब जैसे मैंने आपसे मैं एक इंस्टांस की बात करूं, ये मान लीजिए कि ये मैनेजिंग एजेंट ऑफ द कंपनी है,
ठीक है, मैनेजिंग एजेंट ऑफ द कंपनी है, उसने क्या किया, अपनी मैनेजिंग एजेंसी राइट्स जो हैं, और मैनेजिंग एजेंट ऑफ द कंपनी ट्रांसफर्स मैनेजिंग एजेंसी राइट्स एंड शेयर्स ऑफ ए कंपनी इन कंसिडरेशन ऑफ ₹65 पर शेयर। अब क्या हुआ कि ये मैनेजिंग एजेंट है, ठीक है जी, उसने क्या किया, दो एसेट्स एक तरह से दी, एक दिए उसने राइट्स और दूसरे दिए उसने शेयर्स, और दूसरे से क्या ले लिया, इन दोनों के बदले में उस कंपनी के शेयर्स ले लिए, राइट। अच्छा, फिर क्या हुआ कि अब हम उसकी वैल्यू कैसे कैलकुलेट करें कि राइट की वैल्यू क्या होगी। अब शेयर के बदले शेयर, राइट के बदले शेयर, ओके। तो हमने क्या किया कि ये जो कंपनी के जो शेयर है जो उसने ट्रांसफर किया, उसका हमने देखा कि मार्केट वैल्यू क्या है। तो हमने देखा कि उसकी मार्केट वैल्यू जो है, मार्केट में इस टाइम जो शेयर की वैल्यू है वो ₹50 है। तो सिंपल सी बात है कि जो शेयर उसने ₹65 का लिया, ₹50 तो दे दिए उसने, दिस इज टू बी टेकन एज ए फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। अब मैनेजिंग एजेंसी राइट 65 माइनस 50, इसका मतलब ₹15 जो है मैनेजिंग एजेंसी राइट का फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन है। तो इस तरह से हम एक्सचेंज की जो है वो कैलकुलेट करें। अगर काइंड है तो फेयर मार्केट वैल्यू, अगर पार्टली कैश और पार्टली इन काइंड है तो फिर हम कैलकुलेशन करते हैं कि कौन सा क्लू मिलता है जिसकी बेस के ऊपर हम कैलकुलेशंस करते हैं। नेक्स्ट है, इंपॉर्टेंट है, कन्वर्शन ऑफ द कैपिटल एसेट इनटू स्टॉक इन ट्रेड। तो आपने ध्यान रखना, जो फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ एसेट है ऑन द डेट ऑफ द कन्वर्शन इज फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, फेयर मार्केट वैल्यू। क्योंकि ये ना नोशनल गेन बोलते हैं हम इसको। नोशनल गेन का मतलब क्या हुआ, ये थोड़ा सा मैं आपको इंस्टांस बताता हूं, आगे बहुत आगे। जैसे मान लीजिए कि 15,000 रुपए की एसेट्स जो कैपिटल एसेट्स थी, उसको किसमें कन्वर्ट कर दिया, स्टॉक इन ट्रेड में, ठीक है जी। अब इसने मान लो ये कैपिटल एसेट थी और ये स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट कर दिया 20 जनवरी 2020 को, ठीक है जी। तो 19-20 प्रीवियस ईयर में बिका थोड़ी, अगर अभी तो कन्वर्ट ही किया ना, लेकिन जाकर के मान लीजिए ये 2021 में जो है बिकता है, तो 20 में हम क्या करेंगे, जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन होगा, ठीक है जी, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हम क्योंकि बाद में पढ़ रहे हैं, तो जो भी कॉस्ट एक्विजिशन है, जैसे हमने कहा कि 15,000 रुपए में, अब जिस दिन इसको कन्वर्ट किया उस दिन इसकी फेयर मार्केट वैल्यू कितनी थी, मान लो 18,000 रुपए थी। तो 18,000 फेयर मार्केट वैल्यू फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 15,000, 3,000 रुपए जो है हम इसको हम बोलेंगे नोशनल गेन। नोशनल गेन इसलिए होगा क्योंकि इमेजिनरी है, मिला थोड़ी, फिर मिलेगा कब सर, जिस साल वो सेल होगा। अब मान लो स्टॉक इन ट्रेड जो है वो 2021 में सेल होता है, तो ये जो 3,000 रुपए का कैपिटल गेन है वो 2021 में जाकर के टैक्सेबल होगा। जिस ईयर में आपने कन्वर्ट किया उस ईयर में वो टैक्सेबल नहीं होगा, लेकिन उस टाइम वो सिर्फ एक इमेजिनरी गेन होगा। इसलिए लिखा मैंने, टैक्सेशन इन दैट प्रीवियस ईयर इन द स्टॉक इन ट्रेड इज सोल्ड। तो दो बातें हो गई। अब एक हुई कॉस्ट जिस दिन एक्वायर किया, दूसरा किया कन्वर्ट किया, और तीसरा जो सेल किया, ठीक है जी। तो जब कन्वर्ट होगा तो वो नोशनल गेन होगा, लेकिन टैक्सेबल नहीं होगा उस ईयर में। टैक्सेबल तब होगा जब उसकी सेल होगी। ओके, ट्रांसफर ऑफ फर्म्स एसेट्स टू पार्टनर एंड वाइस वर्सा। अब ये फर्म जो है वो पार्टनर को अपनी एसेट्स ट्रांसफर करती है, वाइस वर्सा का मतलब क्या है, पार्टनर और मेंबर है। ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट टू फर्म एसोसिएशन पर्पज एज कैपिटल कंट्रीब्यूशन, जब उसने वो एज ए कैपिटल कंट्रीब्यूशन देता तब। एंड अमाउंट इज रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ द फर्म। अब जैसे मान लीजिए कि ए है, बी है, सी है, अब ये अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स बना रहे हैं। अब डी आ रहा है, डी क्या है, कुछ कैपिटल लेकर के आ रहा है, मान लो, है ना। अब कैपिटल लेके आ रहा है तो एज ए कैपिटल कंट्रीब्यूशन, तो ये डी। अब क्या करेंगे, ए बी सी डी अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में भी तो लिखेंगे ना। बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कितने की क्या लेके आए, मान लो ट्रक लेके आए, तो ट्रक में की बुक एंट्री तो होगी कितने की, कोई ना कोई वैल्यू तो कैलकुलेट करेंगे। बिल्डिंग लेके आए तो कैलकुलेट करेंगे ना, मशीनरी लेके आए तो कैलकुलेट करेंगे, तो उसकी बुक में एंट्री करेंगे कि नहीं करेंगे। तो यही है। तो अब इसमें क्या है, मैंने शॉर्ट में आपको समझने के लिए, अगर ये फर्म है, ये पार्टनर है, जिस तरफ को एरो है इसका मतलब है कि फर्म जो है पार्टनर, क्योंकि वाइस वर्सा लिखा है, फर्म जो है पार्टनर को ट्रांसफर कर रही है। क्या कर रही है, कैपिटल एसेट ट्रांसफर कर रही है। ये देखो, ट्रांसफर
ठीक है जी, ट्रांसफर कर रही है फर्म जो है वो एरो लगा है, फर्म ट्रांसफर कर रही है कैपिटल एसेट टू द पार्टनर्स। तो उस टाइम हम जो फेयर मार्केट वैल्यू है उसको मानेंगे फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। लेकिन जब पार्टनर फर्म को ट्रांसफर कर रहा है, ठीक है, तो फर्म उसको बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कितने में रिकॉर्ड कर रही है, वट एवर द अमाउंट इज रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स दैट विल बी द फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। और मैं आपको बता देता हूं कि स्टूडेंट यही कंफ्यूज रहता है, वो हमेशा क्या देखता है, फेयर मार्केट वैल्यू। नहीं, फर्म से पार्टनर को जाएगा तो फेयर मार्केट वैल्यू, पार्टनर से फर्म को जाएगा तो वट एवर द एंट्री इज मेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, whatever the amount is recorded in the books of accounts, that would be taken here as the full value of the consideration. Is it clear or not? Okay, तो इसलिए एरो इधर को है, पार्टनर के द्वारा फर्म को, फर्म के द्वारा पार्टनर को। नेक्स्ट है कंपल्सरी एक्विजिशन अंडर एनी लॉ। डिटेल में हमने बात करी थी, हमने मेट्रो रेलवे लाइन और गवर्नमेंट का लेटर आपको आ गया कि दो लो जी हम आप तो आपकी जमीन ले रहे हैं, तो उस केस में वट एवर द कंपल्सेशन अवॉर्डेड which is determined and approved by the Reserve Bank of India और सेंट्रल गवर्नमेंट, जो भी कंपनसेशन है, इनिशियल एनहांस्ड जो भी मिलेगा, कई बार शुरू में कम मिलता है, फिर आप कोर्ट में चले जाते हैं, कोर्ट के थ्रू जो है आपको ज्यादा कंपनसेशन मिलता है, तो वो जो भी कंपनसेशन होगा दैट वुड बी ट्रीटेड हियर एज फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। ठीक है जी, तो ये थे हमारे जो पहला स्टेप था हमारा डिफरेंट सर्कमस्टांसेस में, कि पहले हमें क्या चाहिए, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन रिसीव्ड और एक्रूइंग एज ए रिजल्ट ऑफ ट्रांसफर ऑफ द कैपिटल गेन। और बाकियों केस में जो है, जैसे मैंने आपसे डिस्कस किया, सेल करेंगे तो आपके पास जो सेलिंग प्राइस है, एक्सचेंज करेंगे तो क्या करेंगे, कन्वर्शन के केस में क्या करेंगे, कहां पे फेयर मार्केट वैल्यू लगेगा, ये। और दूसरा है हमारा एक्सपेंडिचर इनकर्ड होली एंड एक्सक्लूसिवली इन कनेक्शन विद सच ट्रांसफर। ओके, सो द नेक्स्ट पार्ट जो हम डिस्कस करेंगे वो है हमारा ये। So what is the meaning of the expenditure incurred wholly and exclusively in connection with such transfer? अब आपके पास क्या आ गया जी, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन आ गया, और फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन में से आप ये वाले जो एक्सपेंडिचर हैं होली एंड एक्सक्लूसिवली इन कनेक्शन विद सच ट्रांसफर को लेस करेंगे। तो पहले आपको पता तो होना चाहिए कि कौन से एक्सपेंसेस हैं। तो एक्सपेंडिचर इनकर्ड होली एंड एक्सक्लूसिवली इन कनेक्शन विद द ट्रांसफर ऑफ द कैपिटल एसेट इज टू बी डिडक्टेड फ्रॉम द फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन व्हाइल कंप्यूटिंग कैपिटल गेन। ठीक है जी, वो तो जी हमने चार्ट में भी पढ़ लिया। तो दो एट्रीब्यूट्स हैं इसके, क्या, सच एक्सपेंडिचर शुड बी इनकर्ड, एक तो होना चाहिए, एंड एक्सपेंडिचर शुड बी इनकर्ड होली एंड एक्सक्लूसिवली इन कनेक्शन विद द ट्रांसफर। ट्रांसफर से रिलेटेड ही होना चाहिए। तो ये दो वर्ड जो है हम बार बार डिस्कस करते हैं आपको, होली एंड एक्सक्लूसिवली। तो यहां पे मैं थोड़े से इंस्टांसेस बता देता हूं आपको। जैसे मान लीजिए कि आपने ट्रांसफर करने के लिए आपने ब्रोकरेज पे करी, तो दिस इज कवर्ड अंडर होली एंड एक्सक्लूसिवली। एक्सपेंसेस ऑन एडवर्टाइजिंग, अगर आपने सेल करने के लिए कोई एडवर्टाइजमेंट दी है तो उसके लिए अगर आपने जो एक्सपेंसेस किए हैं दैट इज सेल कमीशन। अगर आप दे रहे हैं किसके रिलेटेड होना चाहिए, लेकिन ट्रांसफर से रिलेटेड। लीगल एक्सपेंसेस किससे रिलेटेड होना चाहिए, ट्रांसफर। एक्सपेंसेस ऑन स्टैंप्स, जब आप ट्रांसफर करते हैं स्टैंप ड्यूटी देनी पड़ती है। एक्सपेंडिचर ऑन मेंटेनेंस ऑफ द स्टाफ एंगेज्ड इन द ट्रांसफर ऑफ द कैपिटल एसेट, तो ये स्टाफ पूरा किसके लिए लगा था, होली एंड एक्सक्लूसिव इन रिलेशन टू द ट्रांसफर ऑफ द कैपिटल एसेट, इसलिए उसको जो सैलरी दी जाएगी दैट इज आल्सो टू बी टेकन हियर एज एक्सपेंडिचर इनकर्ड होली एंड एक्सक्लूसिवली इन कनेक्शन विद सच ट्रांसफर। एक्सपेंडिचर नेसेसरी टू इफेक्ट द ट्रांसफर इनकर्ड बिफोर और आफ्टर पासिंग ऑफ द टाइटल। जब आप उसका टाइटल यानी कि ऑनरशिप ट्रांसफर कर देते हैं तो जरूरी नहीं है कि पहले भी या ट्रांसफर करने के बाद भी अगर कोई एक्सपेंसेस होते हैं दैट वुड आल्सो बी टेकन हियर एज अ होली एंड एक्सक्लूसिवली। क्लियर है जी बात। तो इस अब आपने ये देखना है कि ऐसे एक्सपेंसेस और इसके अलावा अगर आपको कोई एक्सपेंसेस मिल गए तो आपने वहां पे अपना इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, अपना माइंड लगा करके आपने देखना है कि वेदर इट इज होली एंड एक्सक्लूसिवली, और क्या वो एक्सपेंडिचर हो चुका है कि नहीं हो चुका है, इसलिए आपने उसको लेस करना है। राइट, ओके। तो अब हमारे पास क्या आ गया जी, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन में से हमने एक्सपेंडिचर लेस कर दिया। तो देखिए मैं पहले कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन डिस्कस करूंगा, फिर मैं कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट की बात करूंगा। अगर मेरे को कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट आ गई तो फिर मैं इंडेक्सिंग तो आपको सिखाई दूंगा, तो जिससे हमारा इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आ जाता है। क्लियर है जी बात, ओके।
तो आइए जी अब हम बात करते हैं कि यहां पे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन की। ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है जो आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने में बहुत हेल्प करेगी। देखो कंसेप्ट क्लियर होगा। न्यूमेरिकल में फिर मैंने आपको बताया कि ये सबसे सिंपल चैप्टर है, लेकिन थ्योरी आनी चाहिए। ओके, अब यहां पे हम सबसे पहले उससे पहले कि मैं डिस्कस करूं, ये था मेरा एक्सपेंडिचर इनकर्ड होली एंड एक्सक्रेसिवली। हाँ, मैंने यहां पे आपके लिए तैयार किया है कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन एंड इंप्रूवमेंट, जो मैंने अभी आपको बताया। देखिए, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या चीज होती है? एन एग्रीगेट ऑफ ऑल कॉस्ट इनकर्ड बाय एसएससी ऑन एक्वायरिंग एनी एसेट। किसी भी एसेट को एक्वायर करने के लिए जितने भी कॉस्ट होती हैं उसका जो टोटल होता है, दैट इज टू बी टेकन हियर एज ए कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। जैसे परचेज प्राइस, बिल्कुल उसके लिए फिर हमने उस एसेट को हम लेकर के आए, उसके लिए हमने अगर ट्रांसपोर्टेशन दिया तो उसका पार्ट बन जाता है। उसको इरेक्ट करने के लिए, उसको इंस्टॉल करने के लिए अगर हमने सैलरी स्टाफ दिया है जो इंस्टॉल करने के लिए लगाया गया है, या लीगल चार्जेस के लिए एंगेज किया है इन केस ऑफ द इरेक्शन ऑफ दैट कैपिटल एसेट, तो ये सारे के सारे जो हैं वो किसका पार्ट बन जाएंगे? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का पार्ट बन जाएंगे। लेकिन अगर बाय द वे आपने एसेट को परचेज नहीं किया लेकिन खुद कंस्ट्रक्ट किया, खुद बिल्ड किया, तो जितनी भी कॉस्ट हैं तभी आपको पता है वो रेवेन्यू नेचर किसमें बन जाता है? कैपिटल इन नेचर बन जाता है। ठीक है जी, तो ये सारी की सारी कॉस्ट जो है वो कैपिटल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मानी जाएगी। अब जो मैं आपसे सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट डिस्कस करने जा रहा हूं वो ये है, मैंने क्या किया कि ये जितने भी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन के प्रोविजंस हैं उसको मैंने 3 कैटेगरीज में बांट दिया है, आपको सिंपलीफाई, नहीं तो आप किताबों में पढ़ के कंफ्यूज ही रहेंगे। क्या है जी? प्रोविजंस एज रिगार्ड्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ द कॉस्ट कैपिटल एसेट। क्या? पहला, एसेट्स एक्वायर्ड अंडर एनी स्पेशल मोड ऑफ ट्रांसफर। तो ये तो पढ़ा नहीं हमने, स्पेशल पढ़ा आपने, सब कुछ पढ़ा है, हम बताएंगे आपको। एसेट एक्वायर्ड अंडर ए मोड अदर देन स्पेशल मोड, यानी कि जो स्पेशल मोड के अंडर ट्रांसफर नहीं हुआ तो अदर देन स्पेशल मोड हो गया। ठीक है जी। और तीसरी आपके डेप्रिशिएबल एसेट्स हैं, जो कि हमने प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस प्रोफेशन में आपसे पहले ही डिस्कस कर दी थी कि जी डेप्रिशिएबल एसेट्स में रिटन डाउन वैल्यू वुड बी ट्रीटेड हियर एज द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। आपको याद होगा कुछ जब हम डेप्रिशिएशन डिस्कस कर रहे थे तो डेप्रिशिएशन में आपको प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन के साथ कैपिटल गेन भी आ गया था, और जब कैपिटल गेन आ गया था तो वहां पे हमने आपको कहा था कि रिटन डाउन वैल्यू ये मेजी सेल कंसिडरेशन, और उसमें से आपने रिटन डाउन वैल्यू को माइनस करना है, और जो बाकी बच गया वो हमेशा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा, उसके ऊपर आपको कभी भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन नहीं होगा। तो ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है। तो अब हमारे पास 2 बातें रह गई हैं। तो ये तो आपने पढ़ा है रिटन डाउन वैल्यू ऑफ द ब्लॉक ऑफ द एसेट, और उसके बाद हमने एसेट को कैसे ट्रांसफर करते थे वो इंस्टांस अगर नहीं पढ़े हैं तो प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन में आप उस बात को डिस्कस कर सकते हैं। मैंने आपको कहा था कि मैं यहां डिस्कस कर रहा हूं, हो सकता है मैं कैपिटल गेन में इसकी डिस्कशन ना करूं, लेकिन आज मैंने आपके साथ दोबारा से उसको रिवाइज कर दिया कि व्हाट ट्रीटमेंट इज टू बी मेड, और इसमें कभी भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन नहीं होता। तो अब हम सबसे पहले कहां से चलेंगे? एसेट एक्वायर्ड अंडर एनी स्पेशल मोड ऑफ ट्रांसफर। फिर हम चलेंगे एसेट्स एक्वायर्ड अंडर ए मोड अदर देन स्पेशल मोड ऑफ द ट्रांसफर। राइट, ओके। तो ये क्या चीजें होती हैं ये अभी आपको हम डिटेल में बात करेंगे, फिर आप दोबारा से अगर आप इसमें आना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं। तो पहला आ गया जी मेरा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ द कैपिटल एसेट एक्वायर्ड अंडर स्पेशल मोड ऑफ ट्रांसफर। तो उस केस में क्या होगा? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होगी? बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। कॉस्ट फॉर विच प्रीवियस ऑनर हैड एक्वायर्ड द एसेट। अभी आपने प्रीवियस ईयर पढ़ा है तो प्रीवियस ऑनर आ गया आपके पास, और आपके माइंड में कुछ नई चीज जो आपके सामने आ गई है, तो इसलिए मैंने इसको रेड से लिखा है। कॉस्ट फॉर विच प्रीवियस ऑनर हैड एक्वायर्ड द एसेट, यानी कि जो प्रीवियस ऑनर है उसके द्वारा जो कॉस्ट दी गई उस एसेट को एक्वायर करने के लिए, उसको हम कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मानेंगे। और इसमें थोड़ा सा इसने इंप्रूवमेंट के बारे में भी है कि कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट वेदर बोर्न बाय द प्रीवियस ईयर और बाय द एसएससी, अगर की होगी तो उसको भी हम वो कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट मानी जाएगी। तो यहां पे हमारे पास क्या आ गया जी? जो सबसे इंपॉर्टेंट है, कॉस्ट फॉर विच प्रीवियस ऑनर हैड एक्वायर्ड द एसेट। लेकिन आप जो एसेट है वो कैसे एक्वायर कर रहे हैं? स्पेशल मोड।
सर ये स्पेशल मोड ऑफ ट्रांसफर क्या होता है अभी बताते हैं आपको। पढ़ा है आपने देखा होगा क्या पढ़ा था हमने, देयर आर सर्टन ट्रांसफर्स विच आर नॉट टू बी ट्रीटेड एज ट्रांसफर्स। पढ़ा था जी सर, हाँ पढ़ा था, बस वही तो है ये, उसी को मैंने नया नाम दे दिया स्पेशल मोड ऑफ ट्रांसफर। सेक्शन 49 सबसेक्शन 1। अब बताना जरा मुझे, डिटेल में बात करी थी, जब हम कैपिटल एसेट्स को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, जब हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली की पार्टीशन हो जाती है और उसके बाद उनके मेंबर्स में उस प्रॉपर्टी को बांटा जाता है, तो क्या इसको ट्रांसफर मानते हैं आप? सर नहीं मानते थे। जरा याद कर लो आप, गिफ्ट और विल, जब आप गिफ्ट देते हैं या आप किसी के नाम वसीयत लिख देते हैं, तो क्या वो उसको हम क्या मानते हैं? इट इज ऑल्सो नॉट टू बी ट्रीटेड एज ट्रांसफर। तो उसी को मैंने क्या बोला, स्पेशल मोड ऑफ ट्रांसफर। यानी कि आप मुझे बताओ कि उस एसेट को एक्वायर करने के लिए आपकी जेब से एक भी पैसा नहीं जा रहा है, कंसिडरेशन नहीं हो रहा है। अब जब टोटल पार्टीशन ऑफ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली हो रही है, तो क्या है, आपको प्रॉपर्टी आ रही है लेकिन आपकी जेब से तो कुछ नहीं जा रहा है ना, गिफ्ट आ रहा है, कुछ नहीं जा रहा है ना। ट्रांसफर बाय सक्सेशन और इनहेरिटेंस, जब फादर जो है अपनी प्रॉपर्टी अपने सन को देता है तो वो है सक्सेशन और इनहेरिटेंस है, तो क्या उससे कुछ लेता है? नहीं लेता। सर यही तो हमने पढ़ा है। तो ट्रांसफर बाय होल्डिंग कंपनी टू इट्स होली ओन्ड इंडियन कंपनी, डिटेल में बातें करी थी, 100% सब्सिडरी, याद आ गया। तो ट्रांसफर विच इज नॉट टू बी ट्रीटेड हियर एज ए ट्रांसफर, वही तो है स्पेशल मोड ऑफ ट्रांसफर, आप सामने है। ट्रांसफर बाय मेंबर ऑफ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, जो कि सेल्फ अक्वायर्ड प्रॉपर्टी, आप खुद अक्वायर की प्रॉपर्टी और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में ट्रांसफर कर दी विदाउट कंसिडरेशन। अगर कंसिडरेशन के साथ होगी तो नहीं आएगा, तो ये फिर स्पेशल मोड में नहीं जाएगा। अमलगामेटिंग कंपनी टू अमलगामेटेड कंपनी, ये भी पढ़ा है सर हमने। रिजल्टिंग कंपनी मर्जर एंड एक्विजिशन में, जब कंपनी लिक्विडेशन होती है, तो लिक्विडेशन के टाइम में जब प्रॉपर्टीज एसेट्स को बांटा जाता है, तो सर एसेट्स बांटा जाता है लेकिन लिया कुछ नहीं जाता, तो वो भी क्या बन गया, स्पेशल मोड ऑफ ट्रांसफर। बस याद करवाने वाली बात थी आपको। तो इनको क्या बोलते हैं हम, स्पेशल मोड ऑफ ट्रांसफर। तो क्या मैंने कहा, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ कैपिटल एसेट्स एक्वायर्ड अंडर स्पेशल मोड ऑफ ट्रांसफर, यानी कि अब आप उस एसेट, वो एसेट आपके पास है लेकिन आपने जो एक्वायर करी है वो इन्हीं में से एक इंस्टांस होगा, उसको बोलते हैं हम अंडर स्पेशल मोड ऑफ ट्रांसफर। तो इस केस में जो कॉस्ट प्रीवियस ऑनर के द्वारा दी गई उसी को हम क्या बोलेंगे, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होगी, कॉस्ट फॉर विच प्रीवियस ऑनर हैड एक्वायर्ड दैट एसेट। अच्छा, अब आपके माइंड में एक और नई बात आ गई कि हु इज प्रीवियस ऑनर। सर प्रीवियस ऑनर कौन सा होता है, पिछले वाला। बस यही गलती कर देते हैं मेरे स्टूडेंट। अब इसके बाद नहीं करेंगे, इससे पहले करते थे। सो हु इज प्रीवियस ऑनर। सर प्रीवियस ऑनर का मतलब होता है, जैसे प्रीवियस ईयर होता है जी 2020-21 जो है वो असेसमेंट ईयर है, तो 2019-20 जो है वो प्रीवियस ईयर यानी कि पिछला है। तो पिछला का मतलब यहां पे क्या है, इमीडिएटली प्रीवियस ऑनर। इमीडिएटली प्रीवियस ऑनर कि जी ये देखो, ये y है और ये x है। y ने एसेट किसको दे दी, x को दे दी, तो x के पास ये प्रॉपर्टी है। तो सर ये जो y है ये प्रीवियस ऑनर हुआ, ये प्रीवियस, पिछला ऑनर, पिछला मालिक कौन था उसको बोलते हैं प्रीवियस ऑनर। तो मैंने क्या लिखा, नो। इमीडिएटली प्रीवियस ऑनर, नो। प्रीवियस ऑनर का मतलब यह नहीं होती है कि जो पीछे वाला, जो पहले जो मालिक था वो प्रीवियस ऑनर होगा। ध्यान रखना, गांठ बांध लेना इसकी। प्रीवियस ऑनर का मतलब होता है हु हैज एक्चुअली इनकर्ड एनी कॉस्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ एसेट एंड हु हैज नॉट हिमसेल्फ एक्वायर्ड सच एसेट अंडर एनी स्पेशल मोड। जिसने भाई पैसा दे करके, कंसीडरेशन दे करके उस एसेट को एक्वायर किया है, उसी को प्रीवियस ऑनर बोलेंगे। और जिसको एसेट जो है स्पेशल मोड ऑफ ट्रांसफर में नहीं मिली है उसको प्रीवियस ऑनर बोलेंगे, ना कि जो पीछे वाला मालिक है उसको प्रीवियस ऑनर बोलेंगे। मैं आपको इसका इंस्टांस बताता हूं। ये देखिए, ये मिस्टर एक्स हैं, इनको जो है गिफ्ट मिली है फादर से और फादर का नाम है बी। तो अगर मैं ये वाला कंसेप्ट लगाऊं, आपका माइंड लगाऊं, तो आप बोलेंगे कि हु इज प्रीवियस ऑनर, तो आप बोलेंगे जी मिस्टर बी इज द प्रीवियस ऑनर, क्योंकि यही इमीडिएटली प्रीवियस ऑनर है। लेकिन अब आप देखिए, अब मिस्टर बी को वो प्रॉपर्टी कहां से मिली, क्या उन्होंने उसकी पेमेंट करी है?
तभी तो लिखा है कि हु हैज नॉट अक्वायर्ड हिमसेल्फ सच एसेट अंडर स्पेशल मोड। फिर हम लगे ढूंढने, तो हमने क्या कहा, हमने पूछा मिस्टर बी कि आपको प्रॉपर्टी कैसे मिली है, तो उसने कहा जी मुझे मिली है मिस्टर ए से, उसने मेरे नाम वसीयत लिखी थी। अब बताओ जी, इन्होंने कुछ दिया इनको? नहीं। तो ये कौन सी है? स्पेशल मोड। क्योंकि विल कहां पढ़ी हमने? ये पढ़ी सर गिफ्ट और विल। अच्छा, इसका मतलब ये भी प्रीवियस ऑनर नहीं हुआ, ये भी प्रीवियस ऑनर नहीं हुआ। फिर हम बी प्रीवियस ऑनर नहीं हुआ, क्योंकि इनको क्या मिली थी? वसीयत में, फ्री में मिली है, इन्होंने अपनी पॉकेट से कुछ नहीं दिया। फिर हमने मिस्टर ए को पूछा कि जनाब आपने ये एसेट जो है वो कहां से ली? तो उन्होंने कहा कि हाँ, ये एसेट जो है ना मैंने मिस्टर जेड से खरीदी है और उसके लिए मैंने 1000 रुपया दिया है। अब बताओ आपने, इसका मतलब जेड को जो एसेट मिली है वो स्पेशल मोड ऑफ ट्रांसफर में नहीं मिली है, उसने उसकी पेमेंट करी है, इसलिए प्रीवियस और यहां मिस्टर जेड होगा। तो जिसने एक्चुअल में पेमेंट करी है दैट पर्सन वुड बी टेकन एज अ प्रीवियस ओनर, और जिसने एसेट को अंडर स्पेशल मोड जो है अक्वायर नहीं किया है उसको हम क्या बोलेंगे? प्रीवियस ऑनर बोलेंगे। आज के बाद ये गलती नहीं होनी चाहिए कि जी पीछे वाला जो मालिक है उसी को प्रीवियस ओनर बोलेंगे। प्रीवियस ओनर उसको बोलेंगे जिसकी पॉकेट से जिसने कुछ उस एसेट को एक्वायर करने के लिए कुछ दिया है, राइट? और उसको वो जो एसेट है वो स्पेशल मोड में नहीं मिली। अब देखिए, एक्स को कैसे मिली? स्पेशल मोड। बी को किससे मिली? स्पेशल मोड, ए से। लेकिन ए को जेड से मिली, लेकिन वहां पे वो स्पेशल मोड में नहीं, इसलिए जेड को क्या माना जाएगा? प्रीवियस ओनर। और जेड के द्वारा जो है वो एसेट कितने में एक्वायर करी, दैट वुड बी टेकन हियर एज द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। टेक्निकल वर्ड है तो ये लो जी। तो क्या बोला जी मैंने? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ कैपिटल एसेट्स एक्वायर्ड अंडर स्पेशल मोड ऑफ ट्रांसफर, कॉस्ट फॉर विच प्रीवियस ओनर हैड एक्वायर्ड दैट एसेट। अब आपको क्लियर हो गया जी प्रीवियस ओनर कौन होता है? ओके। अच्छा, अब एक इंस्टांस और हो सकता है, जैसे हम ढूंढते ढूंढते चले गए, मान लो जेड ने भी कहा कि मुझे मेरे फादर ने दी है, एक्स ने। उसके बाद हमने एक्स को पूछा कि आपको कैसे मिली, उसने कहा ये तो मेरे सक्सेशन में मिली है, इनहेरिटेंस में मिली है, वाई से। तो ऐसे हम ढूंढते ढूंढते चले गए। तो इफ कैपिटल एसेट बिकेम प्रॉपर्टी ऑफ द प्रीवियस ओनर बिफोर 1 अप्रैल 2001, पहले 1981 होता था, अब 1 अप्रैल 2000 है। अगर मान लो ये जो प्रीवियस ओनर है उसको ये प्रॉपर्टी, उसकी ये प्रॉपर्टी बनती है लेकिन 1/4/2001 से पहले, तो द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन टू एसएससी विल बी इक्वल टू कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट इनकर्ड ऑन आफ्टर 1 अप्रैल 2001 टू प्रीवियस ओनर, फेयर मार्केट वैल्यू ऑन 1 अप्रैल 2001। एसएससी इनमें से जो वो ऑप्ट करना चाहता है वो कर ले। और मैं आपको बता देता हूं कि एसएससी उसी को ऑप्ट करेगा जिसकी ज्यादा होगी। अगर ज्यादा होगी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन तो ही मेरा टैक्स बचेगा, और फेयर मार्केट वैल्यू है उस दिन 12,000 रुपए, तो कौन सा वो ऑप्ट करेगा? 12,000 ही करेगा ना। अगर ये 12,000 होगा, ये 10,000 होगा, तो ये वाला करेगा। तो ये खुली छूट है, पर मैं आपको बता रहा हूं कि ज्यादातर एसएससी जो है किसको ऑप्ट करता है? उसी को ऑप्ट करता है जो ज्यादा वाला होता है। ठीक है जी। अब क्या हुआ? इफ कैपिटल एसेट बिकेम प्रॉपर्टी ऑफ द प्रीवियस ओनर, अब आपने देखना है कि अगर प्रीवियस ओनर ने वो उस एसेट को एक्वायर किया है और वो 1/4/2001 से पहले है, तो आपने कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ये देखना है कि जो कॉस्ट उसने पे करी है और 1/4/2001 को जो फेयर मार्केट वैल्यू है, तो यहां नया आ गया फेयर मार्केट वैल्यू, राइट? मैं बताऊंगा आपको फेयर मार्केट वैल्यू क्या चीज होती है पहले आप। तो इन दोनों में से आपने ऑप्ट कर लेना और वो क्या मानी जाएगी? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। अब मैं आपसे एक और इंस्टांस की बात कर लेता हूं। अब जैसे मान लो कि इफ कॉस्ट ऑफ प्रीवियस ओनर कैन नॉट बी असर्टेंड। अब जैसे हम ढूंढते ढूंढते चले गए, ढूंढते पीछे 5-6 जनरेशन चले गए, लेकिन 6 जनरेशन के बाद हमें पता नहीं चल रहा है कि अब ये एसेट जो है वो प्रीवियस ओनर के द्वारा जो वो कितने में एक्वायर की गई थी, नहीं मिल रहा है। तो आपने कुछ नहीं करना, फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ एसेट ऑन द डेट ऑन विच कैपिटल एसेट बिकम द प्रॉपर्टी ऑफ द प्रीवियस ओनर। अब मान लो उसने जो फेयर मार्केट वैल्यू है अब नहीं मिल रही है, तो जो प्रीवियस ओनर होगा, अब आपको पता है प्रीवियस ओनर की वो किस ईयर में प्रॉपर्टी बनी, उस ईयर में क्या फेयर मार्केट वैल्यू थी। ठीक है जी।
दैट वुड बी टेकन हियर एज द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। अब आप बोलेंगे फेयर मार्केट वैल्यू, लो जी, द प्राइस दैट द कैपिटल एसेट वुड ऑर्डिनरली फेच ऑन द सेल इन द ओपन मार्केट ऑन द रेलेवेंट डेट। हम ये मानेंगे कि वो एसेट अगर उस डेट को मेरे पास होती तो ये एसेट जो है मार्केट में ले जाता और वहां पे अगर बेचने की कोशिश करता तो उसको बेच करके मुझे कितना पैसा मिलता, दैट वुड बी ट्रीटेड हियर एज अ फेयर मार्केट वैल्यू। तो अब मेरे पास मुझे लगता है कि ये जो हमारा फर्स्ट इंस्टांस था, कौन सा इंस्टांस था जी, ये एसेट्स एक्वायर्ड अंडर एनी स्पेशल मोड ऑफ ट्रांसफर, उसके जो प्रोविजंस थे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ द कैपिटल एसेट के, वो मैंने डिस्कस कर दिया आपके पास। टेक्निकल है लेकिन अब प्रैक्टिस की जरूरत पड़ेगी, जब पर थ्योरी तो आनी चाहिए ना। अब दूसरा आ गया मेरा एसेट्स एक्वायर्ड अंडर ए मोड अदर देन स्पेशल मोड ऑफ ट्रांसफर, यानी कि जो स्पेशल मोड में नहीं आया, स्पेशल मोड में मतलब अदर मोड्स, अदर जिसको कि हम ट्रांसफर मानते आए। तो ये मेरे पास दो है, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ एसेट्स एक्वायर्ड अंडर एनी मोड अदर देन स्पेशल मोड। ठीक है जी, तो पहला केस ले लेता हूं, एसेट्स एक्वायर्ड बिफोर 1 अप्रैल 2001। ठीक है, तो अब यहां पे तो प्रीवियस ओनर की जरूरत नहीं है, यहां तो आपने पैसा देकर के, कंसिडरेशन देकर के जो है वो एसेट को अपने नाम करवाया है। ठीक है, तो आपने एसेट एक्वायर्ड बिफोर 1 अप्रैल 2001, तो आपने एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और फेयर मार्केट वैल्यू ऑन 1 अप्रैल 2001। इतना बता देता हूं कि एक्सपेंसेस ऑन इंप्रूवमेंट इनकर्ड बिफोर 1 अप्रैल 2001 विल नॉट बी इंक्लूडेड इन द कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट। जरा ध्यान रखना, ये आपको तंग करेगा न्यूमेरिकल में, इसलिए लिख दिया मैंने। अदरवाइज आपने एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और फेयर मार्केट वैल्यू, वैसे भी मैं आपको बता देता हूं कि विच एवर इज हायर होगा यहां पे, क्योंकि तभी फायदा होगा, तभी आपका टैक्स बचेगा। ओके, दूसरा आ गया एसेट्स एक्वायर्ड आफ्टर फर्स्ट, ये था बिफोर, अब आ गया 1 अप्रैल 2001 के बाद। तो सिंपल ये एक्चुअल अमाउंट स्पेंट बाय द एसएससी, दैट वुड बी द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। अब आपके पास आता है कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ बोनस शेयर्स। देखना जी, नील होगा क्योंकि आपको शेयर्स मिल रहे हैं। अब आपको पता है हमने इशू ऑफ शेयर्स में बोनस शेयर, आप अपनी पॉकेट से कुछ नहीं दे रहे हैं। जब कुछ नहीं दे रहे हैं तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होगा, नील होगा। लेकिन अगर आपको जो बोनस शेयर हैं वो 1/4/2001 से पहले मिले हैं, तो आपने फेयर मार्केट वैल्यू देख लेना उस शेयर्स की, बोनस शेयर की, ऑन 1 अप्रैल 2001, वो आपका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन बन जाएगा। उसी तरह से आ जाइए आप राइट शेयर्स में। राइट शेयर्स में क्या होता है कि एक होते हैं ओरिजिनल शेयर्स, अगर उसके केस में तो एक्चुअल कॉस्ट होगी। अगर राइट टू रिनाउंसमेंट है, एंटाइटलमेंट है, तो उस केस में ये नील होगी, क्योंकि राइट शेयर किसको मिलते हैं, जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर होता है। मैं बताता हूं आपको। एंड इफ एसएससी परचेज द राइट, द कॉस्ट ऑफ परचेजिंग ऑफ राइट पेड बाय द कंपनी वुड बी टेकन हियर एज कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। जैसे मान लो ये मैं है मिस्टर एक्स, वो ए कंपनी का जो है ऑलरेडी शेयर होल्डर है। अब ये राइट इशू लेके आई क्या, कि जिसके पास भाई 10 शेयर हैं ए कंपनी के, उसको हम 5 शेयर जो है बोनस देंगे। ठीक है जी, ठीक है जी, जिसके पास 10 शेयर्स हैं उसको हम 5 शेयर बोनस शेयर देंगे। ठीक है, और जो बोनस शेयर है उसका जो हम राइट शेयर्स का राइट इशू देके आए, जिसके पास 10 शेयर्स हैं उसको हम मतलब 50%, उसको हम 5 शेयर्स का राइट इशू लेके आए हैं 50%। ठीक है, तो जिसके पास 10 हैं उसको 5 मिलेंगे। और उन्होंने कहा कि हमने इसको रखा है 20 रुपए के हिसाब से, जबकि मार्केट अगर दूसरों को होता वो 30 रुपए में जाता। तो क्या हुआ, अगर आप मिस्टर एक्स है, वो लेना चाहता है, तो वो 5 शेयर लेने के लिए उसको कितने देने पड़ेंगे, 2000 रुपए, 200 रुपए, 200 नहीं, 5 इंटू 20 सॉरी 100 रुपीज। ठीक है, अब 100 रुपीज है तो ओरिजिनल शेयर एक्चुअल कॉस्ट वुड बी टेकन हियर एज द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। अब मान लो कि मिस्टर एक्स क्या करना चाहता है कि उसके पास जो 5 शेयर है ना, वो नहीं खरीदना चाहता, वो कहता है मुझे नहीं जरूरत है। अब मान लीजिए कि मिस्टर जेड को यह पता चल गया, जो कि इस कंपनी का शेयर होल्डर नहीं है, वो चाहता है कि मैं इस कंपनी का शेयर होल्डर बनूं। तो अब वो किसको कॉन्ट्रैक्ट करेगा, डायरेक्ट तो वो जा नहीं सकता, क्योंकि राइट शेयर तो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को दिया जाता है।
और ये शेयर होल्डर नहीं है, तो वो क्या करेगा, पहले किसको कॉन्टेक्ट करेगा, मिस्टर एक्स को, कि यार मुझे ना ये 5 शेयर चाहिए और राइट आपके पास है। अगर राइट आपके पास है लेकिन मेरे पास तो राइट नहीं है, उसने बोला हाँ ठीक है। तो उसने क्या कहा, मिस्टर एक्स ने कहा कि ठीक है, तू ऐसा कर कि 5 रुपए जो है ना, या 6 रुपए जो है ना, मुझे दे दे राइट के। मैं 6 रुपए राइट के लूंगा और बाकी तेरे को मैं अपनी राइट जो है वो रिनाउंस करता हूं, मैं तेरी फेवर में कर देता हूं। ठीक है, जब फेवर में किए तो अब बताओ मिस्टर जेड क्या करेगा, 6 रुपए किसको देगा, मिस्टर एक्स को देगा, और 20 रुपए किसको देगा, कंपनी को देगा। इसका मतलब उसको शेयर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितना हो गया, 26 रुपए हुआ। यहां इसको 20 रुपए हुआ, 6 रुपए हुआ। तो 6 रुपए किसके दिए उसने, राइट रिनाउंसमेंट के। तो इफ द एसएससी परचेज द राइट, कॉस्ट ऑफ परचेज ऑफ द राइट पेड बाय द कंपनी, कंपनी को जो पे करेगा उसको, वो भी हमारे क्या बन जाएंगे, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। लेकिन उस केस में क्या होगा, मिस्टर एक्स का जो 6 रुपया होगा ना, वो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन होगा, और उसकी जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन होगी वो नील होगी। तो वो 6 रुपया उसका कैपिटल गेन हो जाएगा। तो बात आप समझ गए हो। तो जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर होगा उसको जो एक्चुअल कॉस्ट है, जैसे 20 रुपए है, वुड बी ट्रीटेड हियर एज ए कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। और जो ऑलरेडी शेयर होल्डर नहीं है, जो कि राइट परचेज करेगा फिर खरीदेगा, तो उसमें 20 रुपए सीधा कंपनी को भेजेगा, और 6 रुपए जिसके पास राइट थे उसको पे करेगा 6 रुपए। तो इसलिए उसको 26 रुपए जो है कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन माना जाएगा। अच्छा, ये भी आपको तंग करेगा न्यूमेरिकल में। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ गुडविल ऑफ द बिजनेस। देखो, अगर तो आपकी सेल्फ जनरेटेड गुडविल है तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन नील होगी। अगर आपने इट इज एक्वायर्ड फ्रॉम प्रीवियस ओनर, तो परचेज प्राइस जितने में आपने परचेज करी होगी, दैट वुड बी द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। ओके, अब मैं आपसे एक और बात डिस्कस करना चाहूंगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपको हमेशा तंग करती है। यह है मेरा एडवांस मनी, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इन केस ऑफ रिसीट ऑफ एडवांस मनी। ये क्या कंसेप्ट है, ये भी हम आपको बताएंगे। कई बार क्या होता है कि जैसे मान लो, मैं आपको थोड़ा सा यहां पे इंस्टांस बताता हूं, फिर मैं बात करता हूं। क्या हुआ कि ये थे मिस्टर वाई और ये थे मिस्टर एक्स। वाई के पास एक कैपिटल एसेट है और इन दोनों के बीच में नेगोशिएशन हो गई कि भाई ये ले, मैं तेरे को ये एसेट जो है 1 लाख रुपए में बेचता हूं, एक्स को। ठीक है, तो एक्स का क्या हो गया, 1 लाख रुपए क्या हो जाएगा, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। और मान लो एक्स ने जो है मिस्टर ए को वो 10 लाख रुपए में बेच दी, यही एसेट। लेकिन जब वो खरीद रहा था वाई और एक्स, मान लो, अब इससे आगे नहीं बढ़ते पहले, तो क्या हुआ, एक्स ने कैपिटल एसेट किसके पास है, वाई के पास, और उसने किसको बेच दी, एक्स को। बेचने का क्या किया, अभी तक एग्रीमेंट किया, एक तरह से नेगोशिएशंस की। लेकिन अब वो एक्स को कह रहा है कि भाई देख, अगर तूने खरीदनी है तो एक काम कर, 5,000 रुपए ना मुझे एडवांस दे दे, और बाकी की जो पेमेंट है वो 95,000 की जो पेमेंट है वो तू 1 महीने के बाद दे दे। अब क्या हुआ कि एक्स जो है वो 95,000 की पेमेंट नहीं कर पाया। जब नहीं कर पाया तो 5,000 रुपए वो क्या कर लेगा, फॉरफिट कर लेगा। फॉरफिट कर लिया ना उसने। ओके, अब क्या किया, मिस्टर वाई ने वही एसेट मिस्टर ए को बेच दी, वही एसेट, क्योंकि अब इनकी जो नेगोशिएशंस थी वो खत्म हो गई, क्योंकि उसको 1 महीने का टाइम दिया हुआ था, और 1 महीने का टाइम जो दे रखा था उसमें जो वो नहीं कर पाया, और जो एडवांस मनी था उसने फॉरफिट कर लिया। अब उसी एसेट को वो मिस्टर ए को बेच रहा है। ए को कहता है कि ये देख, तेरे को 2 लाख रुपए की एसेट बेच रहा हूं। अब वो कह रहा है कि कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इसकी 1 लाख रुपए है, 5,000 रुपए उसने इससे ले लिया और 2 लाख रुपए में बेच दिया। तो कहता है इस 5,000 रुपए का क्या किया करूं, इस 5,000 का जो एडवांस मनी आपने फॉरफिट कर रखा है, इसका क्या किया जाए। बस यही बात है जो कि आपको न्यूमेरिकल में परेशान करती है। बात क्लियर है। तो एक जगह से जो सौदा है वो टूट जाता है, और वो जो एडवांस का मनी है वो आ जाता है, और एडवांस के मनी को फिर वो दूसरे एसेट को दोबारा बेच दिया जाता है। तो जब दोबारा बेचा जाता है तो उस एसेट को जो आपने फॉरफिट कर रखा है उस पैसे का क्या करोगे। ओके, सो इसलिए द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इन केस ऑफ रिसीट ऑफ एडवांस मनी।
तो मैंने आपको सिंप्लीफाई कर दिया। सेक्शन 51 में मैंने लिखा टैक्स इम्प्लीकेशन ऑफ एडवांस मनी फॉरफिटेड ऑन फेलियर ऑफ नेगोशिएशन। ये देखो, नेगोशिएशन फेल हो गई और जो भी एग्रीमेंट हुआ था वो फेल हो गया, इसलिए उसने उस पैसे को क्या कर लिया, फॉरफिट कर लिया। और वो जो है उस क्या बोलते थे, एडवांस मनी। मैं आपको दोनों केसेस बताता हूं। देखो, ये 2014 में जो है अमेंडमेंट हो गई थी, उससे पहले और उसके बाद दोनों बता दूंगा, क्योंकि कल को आपके पास बहुत सारे क्लाइंट आएंगे तो वो बोलेंगे नया बता दिया, पुराना नहीं बताया। सुनो, इफ एडवांस इज रिसीव्ड एंड फॉरफिटेड बिफोर 1 अप्रैल 2014 के बाद, अगर मान लो ये केस कब हो जाता है आपका 2014 से, 1 अप्रैल 2014 से पहले का है, तो आप उसको कैसे डील करोगे? एडवांस फॉरफिटेड शैल बी रिड्यूस्ड फ्रॉम द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन फॉर द कंप्यूटिंग कैपिटल गेन। जैसे मैंने अभी आपको इंस्टांस बताया कि जी 1 लाख रुपए की कॉस्ट ऑफ 1 लाख रुपए था कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन था, उसमें से उसने 5,000 रुपए जो था वो क्या कर दिया, एडवांस मनी फॉरफिट कर लिया, तो उसमें से ये लेस कर दिया जाएगा, तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आपका 95,000 ही बचेगा। और फिर क्या करते थे उसकी टैक्सेबिलिटी। टैक्सेबिलिटी इज पोस्टपोन टू द ईयर इन विच द ट्रांसफर मटेरियलाइज। अब वो 5,000 रुपए आपने फॉरफिट कर लिया, वो एज इट इज रहेगा जब तक वो एसेट दोबारा नहीं बिकती। जिस दिन वो एसेट दोबारा बिकेगी, जिस साल वो एसेट दोबारा बिकेगी, उस साल उसके ऊपर टैक्स लगेगा, और तब तक वो टैक्स जो 5,000 रुपए की जो आपको इनकम हो गई थी वो पोस्टपोन कर दी जाएगी। ठीक है जी। अच्छा, लेकिन इफ द एडवांस इज रिसीव्ड फॉरफिटेड ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 2014, अब 2014 के बाद जो है वो चेंज हो गया। अब उसमें क्या हुआ, एडवांस फॉरफिटेड टू बी टैक्स अंडर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। अब वो अदर सोर्सेज के हेड में टैक्सेबल होगा, ना कि यहां पे होगा। टैक्स लाइबिलिटी इज अट्रैक्टेड इन द ईयर इन विच द एडवांस इज फॉरफिटेड। जिस ईयर में आप एडवांस को फॉरफिट कर लेंगे, बस उसी साल जो है वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में टैक्सेबल बचेगा। आइए एक न्यूमेरिकल जो है दोनों मेथड से करता हूं। कॉस्ट, लेकिन मैं इंडेक्स कॉस्ट लगाऊंगा, जो भी आपने पढ़ा नहीं है, फिर भी आपके लिए बता रहा हूं। कॉस्ट ऑफ एसेट परचेज्ड ऑन 15 मार्च 2003 फॉर ₹2 लाख। इसी से मैं आपको इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन की तरफ को लेके जा रहा हूं। अच्छा, एडवांस फॉरफिटेड इन असेसमेंट ईयर 202021 ₹1 लाख। इसका मतलब 2 लाख रुपए में उन्होंने एसेट परचेज करी। 2021 में एक कोई एडवांस था, उसको हम उन्होंने फॉरफिट कर लिया। इसका मतलब वो नेगोशिएशन की थी, लेकिन सौदा जो है वो मैच्योर नहीं हुआ, इसलिए वो पैसा जो है उन्होंने फॉरफिट कर लिया। इंडेक्स फॉर फाइनेंशियल ईयर 2023 इज 105, ये रेडीमेड होता है, बताऊंगा। और 202021 का 301 है, क्योंकि लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट है। फाइनल सेल ऑफ ₹20 लाख ऑन 16 जुलाई 2020। अल्टीमेटली सेल जो है वो यहां हुई। अगर ये ओल्ड प्रोविजन होता तो क्या होता, सेल कितने की होगी, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन कितना हो गया जी, 20 लाख रुपए, लेस यहां पे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन होगी, यहां इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन होगी। लेकिन इंडेक्स तभी निकलता है अगर आपके पास कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन होगी। तो आपने वो कितने में खरीदी थी, 2 लाख रुपए में, और 1 लाख रुपए आपने क्या कर लिया, फॉरफिट कर लिया, तो 1 लाख रुपए उसमें से माइनस हो जाएगा। अगर वो शॉर्ट टर्म होता तो मैं सीधा 1 लाख रुपए यहां लिख देता, और जो बाकी बचता वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता। लेकिन 2003 की एसेट कब बिक रही है, 20 में, तो 3 साल आपने जो आपको बताया था 36 महीने के अंदर, लेकिन ये तो 36 महीने के बाद है, इसलिए इंडेक्सिंग करनी पड़ती है। तो इंडेक्सिंग किसकी करनी पड़ेगी, जो ये बैलेंस आएगा 1 लाख रुपए, 1 लाख इसमें होता है CIA ऑफ दैट ईयर इन विच द एसेट इज ट्रांसफर्ड। वो आपने कब किया, 2021 में, वहां का जो इंडेक्स है वो 301 है। लेकिन CIA ऑफ दैट ईयर इन विच द एसेट इज एक्वायर्ड कब किया आपने, 2003, इसका जो इंडेक्स था वो 105 है। इसको सॉल्व करके मेरे पास आ जाएगा 2,86,667 रुपए। तो ये माइनस हो गए इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, और ये बन गया मेरा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, क्योंकि 36 महीने से ज्यादा उसने रखा। ये था मेरा अगर 1 अप्रैल 2014 से पहले अगर मैं ट्रांसफर करता। लेकिन आजकल का जो नया प्रोविजन है वो क्या है, 20 लाख रुपए आपका फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन है। अब जो आपने इंडेक्सिंग यहां 1 लाख रुपए पे की, आपने 2 लाख पे करनी है जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है, और वही 301 और 105 रुपए से मैंने मल्टीप्लाई किया, मेरे पास 5 लाख
5,73,333 आ गए। और जो बैलेंस हो गया वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो गया 14,26,667 का। और जो 1 लाख रुपए आपने फॉरफिट किया था उसको हम कहां टैक्सेबल करेंगे? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। किस ईयर में? इसी ईयर में 2021 में, क्योंकि इसी ईयर में उसको फॉरफिट किया है। कितना एडवांस मनी में? 1 लाख रुपए। तो अब आपको टैक्स किसके ऊपर देना है? टोटल इनकम 15,26,667 रुपए के ऊपर टैक्स देना है। तो ये फायदा है। अब आजकल जो है नए प्रोविजन के अकॉर्डिंगली ये फायदा है। अगर आपको पुराने होते तो आपको पास कितनी इनकम होती? 70,13,330, तो इसके ऊपर टैक्स देना पड़ता। तो अब आपको मैं दोबारा से बता देता हूं। इफ एडवांस इज रिसीव्ड और फॉरफिटेड बिफोर, तो क्या होगा? एडवांस फॉरफिटेड शैल बी रिड्यूस्ड फ्रॉम द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन फॉर द कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन। कर दिया हमने, रिड्यूस कर दिया था और फिर हमने कैलकुलेशन करी। ओके। और अगर ये मान लो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता तो क्या होता? तो कुछ नहीं होता। तो यहां भी बता देता हूं। देखो 20 लाख रुपए की सेल और यहां से सीधा सिर्फ कितना लेस होता? 1 लाख रुपए। यहां आपके पास हो जाता 19 लाख रुपए। और यहां क्या होता? नए प्रोविजन का अगर शॉर्ट टर्म होता 20 लाख रुपए और कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितनी थी? 2 लाख रुपए की। 2 लाख रुपए की, तो ये कितना बन गया? 18 लाख रुपए। और 1 लाख रुपए जो है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में टैक्सेबल होता। तो आपको टैक्स किसके ऊपर देना पड़ता? 19 लाख। और यहां भी कितने ऊपर देना पड़ा? 19 लाख। तो बराबर हो गया। बस क्या हुआ? यहां एक नया हेड आ गया, अदर सोर्सेज का हेड आ गया। हाँ जी, यहां तक बात क्लियर होगी? ओके। तो अब यहां पे मैंने आपसे बात करी थी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन की। अभी हम इंप्रूवमेंट की बात नहीं करी, थोड़ी सी बात करिए जहां जरूरत थी। तो प्रोविजन एज रिगार्ड्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ कैपिटल एसेट, एसेट एक्वायर्ड अंडर एनी स्पेशल मोड ऑफ ट्रांसफर, एसेट एक्वायर्ड अंडर ए मोड अदर देन स्पेशल मोड ऑफ ट्रांसफर, जिसमें हमने एडवांस मनी की बात भी कर ली। और तीसरा था मेरा डेप्रिशिएबल एसेट, जो कि हमने पहले ही आपसे डिस्कस कर लिया, जो कि इसमें रिटर्न डाउन वैल्यू जो है वही आपका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन होता है। फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन में से रिटर्न डाउन वैल्यू माइनस किया जाता है और उसके ऊपर होता है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। हमेशा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन इसके ऊपर नहीं होता। राइट। तो अब हमारे पास जो हमारा जो मास्टर चार्ट है, वो मास्टर चार्ट में हम देख लेते हैं कि हम कहां तक। तो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन हो गया जी, एक्सपेंडिचर हो गया और कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हो गया। और थोड़ा सा हमने इंडेक्सिंग की बात करी, लेकिन जब कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है तो इंडेक्सिंग सिखा दूंगा। अब हमें क्या रहा? कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट। जब कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट पढ़ा देंगे तो उसके बाद हमने उसकी इंडेक्सिंग करनी है। तो इंडेक्सिंग जो है वो इंपॉर्टेंट पार्ट है और वो लॉन्ग टर्म के लिए होता है। इसलिए अब मैं कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन के बाद हम चलेंगे कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट, और कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट के बाद हम फिर दोबारा से आ जाएंगे इंडेक्सिंग ऑफ कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन एंड इंडेक्सिंग ऑफ द कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट। तो इसके लिए अब आपको नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करना